तो आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो है इंजन पावर परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग। आईसी इंजन में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। इंजन का डिज़ाइन देखा, ठीक ना। इंजन के डिज़ाइन के अलावा डिफरेंट सिस्टम आईसी इंजन में थे, हमने उनको स्टडी किया। फाइनली हमने ये देखा कि इंजन का मेन मकसद क्या है, उससे वर्क लेना। इंजन एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिससे हमको वर्क आउटपुट मिलता है, यानी एक पॉजिटिव वर्क हमें मिलता है। किसी इंजन के द्वारा कितना पॉजिटिव वर्क मिल रहा है ये मापने का क्या तरीका है, यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। दैट इज इंजन से हमें कितना पावर मिल रहा है, ये चीज़ कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये चीज़ हम यहाँ सीखते हैं। दूसरी चीज़ इसमें है किसी भी इंजन की परफॉर्मेंस को कैसे टेस्ट किया जाए। तो परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का जो तरीका है वो है हम इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं। और कितने तरह की एफिशिएंसी निकालेंगे भाई हम लोग? दो तरह की, पहला मैकेनिकल एफिशिएंसी और दूसरा थर्मल एफिशिएंसी, ठीक ना। मैकेनिकल एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी निकाल के हमें ये मालूम चलेगा कि इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा हम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब जो भी हमें पावर मिल रहा है, एक तो हम उसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा हम प्रैक्टिकली इंजन को टेस्ट करते हैं, टेस्ट सेटअप पर ले जा करके कि एक्चुअल में किसी इंजन से कितना हमें इंडिकेटेड पावर मिल रहा है और ब्रेक पावर मिल रहा है ना। इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर की बात करें तो इंजन में जो पावर है इसमें हमें तीन चीज़ें के बारे में पढ़ना है। पहला है इंडिकेटेड पावर, दूसरा ब्रेक पावर और तीसरा फ्रिक्शनल पावर, ठीक है। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर। ना क्या है भाई इंडिकेटेड पावर? इंडिकेटेड पावर का मतलब है इंजन में जिस फ्यूल का कंबशन हुआ उस फ्यूल के कंबशन से इंजन ने कितना आउटपुट डेवलप किया, कितना पावर डेवलप किया, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर। जो इस फ्यूल का कंबशन हुआ, जो भी फ्यूल का कंबशन हुआ इंजन के अंदर, उससे कितना पावर इंजन ने डेवलप किया, उस पावर को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर। एक्चुअल में एक इंडिकेटर होता है जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशनशिप ड्रॉ करता है, एक डायग्राम ड्रॉ करता है। उस डायग्राम को हम कहते हैं इंडिकेटेड डायग्राम, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इंडिकेटेड डायग्राम। उस इंडिकेटेड डायग्राम के एरिया से हमको पता है चूंकि ये इंडिकेटेड डायग्राम किसके किसके बीच होता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा है कि प्रेशर वॉल्यूम का कर्व का एरिया क्या देता है? वर्क डन देता है। तो हम इंडिकेटर डायग्राम जो बनाते हैं वो बेसिकली एक पीवी डायग्राम ही है, जो एक्चुअल कंडीशन में एक इंडिकेटर की मदद से ड्रॉ किया जाता है। और इस पीवी डायग्राम का जब हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वर्क डन। और हमें पता है पावर निकालने के लिए क्या? वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी पावर हम लोग फाइंड आउट करते हैं उस पावर को ही हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर कहते हैं। क्लियर है ना। दूसरा है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर का मतलब ये है, इंडिकेटेड पावर तो वो है जो इंजन ने डेवलप किया, और ब्रेक पावर वो है जो आपको मिला। अब आपको पावर कहाँ पे मिलता है भाई? शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट के ऊपर जो अवेलेबल पावर है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? ब्रेक पावर। अब ये दोनों अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि जब इंडिकेटेड पावर हम निकालते हैं तो हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन को साइड कर दिया जाता है। पिस्टन के पास जो पावर डेवलप हुआ वही क्या है? हमारा इंडिकेटेड पावर है। लेकिन पिस्टन के पास से डेवलप होने से लेकर के और शाफ्ट तक, यानी आपके पास आने तक, कहीं ना कहीं इस पावर को कई तरह के फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। बियरिंग लगी हुई होती हैं, ठीक ना। पिस्टन में भी हमारा बिग एंड और स्मॉल एंड बियरिंग होती है, जहां ये कनेक्टेड होता है, क्रैंक शाफ्ट के पास भी घूमता है।
तो कहीं ना कहीं कुछ पावर का लॉस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हो जाता है। पिस्टन के पास जितना भी पावर डेवलप हुआ और आपके पास जो पावर मिला, इन दोनों में हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। और डिफरेंस का मतलब है जो आपका ब्रेक पावर होगा दैट इज ऑलवेज लेसर देन इंडिकेटेड पावर, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ पावर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो पावर फ्रिक्शन को ओवर करने में समाप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पावर कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम कहें तो ये जो हमारा इंडिकेटेड पावर है ये दो लोगों के बराबर है। कौन कौन? ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। क्लियर है? इसका मतलब जो आपका ब्रेक पावर है वो हमेशा कम होगा किससे, इंडिकेटेड पावर से। क्लियर है? और जब भी आपको फ्रिक्शनल पावर निकालना हो, ये फ्रिक्शनल पावर क्या हो जाएगा भाई, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। क्लियर है? दूसरा, ये जो ब्रेक पावर है, ब्रेक पावर क्या होगा, इंडिकेटेड ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। इंडिकेटेड में से यदि हम फ्रिक्शनल को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, ब्रेक पावर मिल जाता है। ठीक है? अब ये हमें पता चल गया कि इंडिकेटेड पावर क्या है, फ्रिक्शनल पावर क्या है और ब्रेक पावर क्या है। ठीक है? अब इनका हमें सीखना है कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, और फिर जब हम टेस्टिंग में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिकेटेड पावर को थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर ये जानेंगे कि इसे प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली ब्रेक पावर के लिए भी हम जानेंगे कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे होता है। फ्रिक्शनल पावर को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना, इसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यदि आपके पास इंडिकेटेड पावर है और ब्रेक पावर है तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या दे देगा आपको, फ्रिक्शनल पावर दे देगा। तो सिर्फ हमें दो लोगों को कैलकुलेट करना होता है, इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। ठीक है? इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, इंडिकेटर डायग्राम। थ्योरेटिकली किसकी मदद से निकालते हैं हम लोग, इंडिकेटर डायग्राम। और ब्रेक पावर को कैसे निकालेंगे भाई, ब्रेक पावर कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, ब्रेक पावर आपको क्या है, जो पावर कहां अवेलेबल हो, रोटेटिंग शाफ्ट पे। तो अगर एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है किसी खास आरपीएम पे तो हम कैसे निकालते हैं ब्रेक पावर, कैसे एनर्जी अवेलेबल फाइंड आउट करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट से। ध्यान दें, वर्क डन पर सेकेंड ही क्या होता है, पावर होता है। तो किसी रोटेटिंग शाफ्ट के द्वारा कितना वर्क डन क्रिएट किया जा रहा है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, ध्यान दें, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज रोटेट कर रही है तो फोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, पहले भी सिखाया है, टॉर्क से कर देते हैं। ठीक है ना, फोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, टॉर्क से। फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क, ठीक ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन। तो यहां पर टॉर्क हो गया फोर्स के बदले और डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक ना, तो जब हम निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ब्रेक पावर निकाल रहे हैं सिंपली थ्योरेटिकली ब्रेक पावर, तो ये क्या हो जाएगा भाई बताइए, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी बाई क्या, अरे ऑलरेडी वेलोसिटी में क्या है, टाइम है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट
टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट रेडियन तो है ही, और आपने सेकंड से डिवाइड किया तभी तो ये पावर बना, अदरवाइज ये क्या होता, वर्क डन होता। अगर यहाँ ये टॉर्क और सिर्फ डिस्प्लेस रेडियन में होता, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये क्या मिलता, वर्क डन मिलता। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता, वर्क डन। बट हमें तो यहाँ पावर निकालना है ना, तो ये वर्क डन पर सेकेंड, इसीलिए तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी दिया गया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन डिस्प्लेसमेंट हो गया और पर सेकेंड से आपने जब डिवाइड कर दिया तो वर्क डन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप टाउ इंटू थीटा लिखते तो टाउ किसके बदले आया, फोर्स के बदले में, और थीटा किसके बदले में, डिस्प्लेसमेंट के बदले में आया। क्लियर है? तो टाउ इंटू थीटा अगर आप लिखते तो आपको वर्क डन मिलता, लेकिन हमें वर्क डन नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है, पावर। तो यहाँ पर टाउ इंटू थीटा अपॉन सेकेंड, थीटा अपॉन सेकेंड ही क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये वो मेथड है जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक पावर। ठीक है, वर्क डन लिख लेना फिर भूल जाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इंटू थीटा, जहां ये है टाउ इज इक्वल टू टॉर्क और थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, और वर्क डन पर सेकेंड, यही क्या होता है हमारा, पावर होता है। क्लियर है? तो वर्क डन कितना था, टाउ इंटू थीटा अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू पावर। तो टाउ का टाउ रह गया और थीटा अपॉन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज नथिंग बट इट इज एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस इज पावर। यही चीज हमने यहां किया है, पावर की जगह क्या हो गया है, ब्रेक पावर। ठीक है, तो टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जहां ये जो ओमेगा है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 पाई n बाई 60। ठीक है, जहां n क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यानी आपको ब्रेक पावर कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो टॉर्क, ठीक है, और दूसरा आरपीएम। अगर कोई शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो अगर हम उसका सिर्फ आरपीएम मेजर कर लें, अच्छा आरपीएम किससे मेजर करते हैं भाई, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, दिखाया भी था और बताया भी था, टैकोमीटर। टैकोमीटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी शाफ्ट का क्या मेजर करते हैं, आरपीएम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टैकोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम किसी भी शाफ्ट का निकालते हैं किसकी मदद से, टैकोमीटर। तो जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे पास एक टैकोमीटर होता है जिससे हम शाफ्ट का क्या निकाल लेते हैं, आरपीएम निकाल लेते हैं। और टॉर्क किससे निकालते हैं भाई, डायनेमोमीटर से। ठीक ना, टॉर्क किससे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर, जिसमें एक रोप लगी रहती है एक व्हील के ऊपर, और हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, एक आरपीएम तक जाने देते हैं और फिर उसके ऊपर लोड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ताकि वो व्हील फाइनली क्या हो जाए, रुक जाए। वहां से हमें क्या मिल जाता है, टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें प्रैक्टिकली ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट करना और ब्रेक पावर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, डायनेमोमीटर का यूज करते हैं। बट ये अभी हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना है, इंडिकेटेड पावर, कि इंडिकेटेड पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग दें इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर को पहले हमने जाना कि इसे कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम। ठीक ना, और ये क्या है, ये वो पावर है जो कंबशन चेंबर में फ्यूल के कंबशन से हमें प्राप्त होता है, उसी पावर को हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। जो इंडिकेटर डायग्राम मैंने बताया वो था क्या, एक रिलेशनशिप था बिटवीन एक्चुअल प्रेशर एंड एक्चुअल वॉल्यूम। इनके बीच जो वेरिएशन होता था
इसी को हम इंडिकेटर की माध्यम से कहाँ दिखाया था हम लोगों ने, इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर। बट आखिर हमें इंडिकेटेड पावर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करें? ध्यान रहे, ये जो पावर हमें मिला है ये फ्यूल के कंबशन से मिला है। तो कंबशन चेंबर में जब फ्यूल का कंबशन होता है तो कौन सी चीज मूव करती है? पिस्टन। और पिस्टन क्यों मूव करती है? क्योंकि पिस्टन पर एक प्रेशर अप्लाई होता है एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन। जब फ्यूल का कंबशन होता है तो गैसेस जनरेट होती हैं जो प्रेशर अप्लाई करती हैं किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो कौन सा प्रेशर है जो कि अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये प्रेशर कब अप्लाई होता है? ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। क्लियर है ना? हमें जो पावर मिलता है इंजन में वो कब मिलता है? सिर्फ पावर स्ट्रोक के दौरान। और पावर जो मिल रहा है वो मिल क्यों रहा है भाई? क्योंकि कंबशन के बाद जो गैसेस डेवलप हो रही हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर, जिसके कारण पिस्टन टीडीसी से कहां पहुंच जाता है? बीडीसी, जिसको कि हम स्ट्रोक कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो एवरेज प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है? अब यहां पर हम निकाल रहे हैं इंडिकेटेड पावर, तो इस प्रेशर को ही हम मीन इंडिकेटेड प्रेशर भी कह देते हैं। और अगर ब्रेक पावर निकालना होता तो ब्रेक इंडिकेटेड पावर। तो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो है क्या एक्चुअल में? दैट इज द एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। क्योंकि इंडिकेटेड पावर कब मिल रहा है? पावर स्ट्रोक के दौरान। तो जो एवरेज प्रेशर है ड्यूरिंग, ध्यान रहे, पावर स्ट्रोक के दौरान प्रेशर क्या हो रहा होगा? वेरी हो रहा होगा। ठीक ना? बट कैलकुलेशन के लिए हम एक एवरेज प्रेशर लेते हैं फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इसी एवरेज प्रेशर को हम पीएमईपी लिखते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये किस में लेते हैं हम लोग? बार में लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो बार में नहीं करेंगे, एसआई में करेंगे ना, एसआई यूनिट में। तो उसके लिए इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पास्कल में। और कन्वर्जन यूज करेंगे 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये पहले ही नोट कराया है। तो इसकी मदद से हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो इसको हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है ना? अब हमें जो प्रेशर लग रहा था वो कितना है? हमने कितना मान लिया? पीएमईपी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई होगा? पिस्टन के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ठीक ना? और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कितना माना है? ए माना है। एल हमने माना है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। उसके बाद है एन। एन क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जो आपका क्रैंक रोटेट कर रहा है, क्रैंक का आरपीएम या क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम को हम किस में मेजर कर रहे हैं? आरपीएम में। एक इंपॉर्टेंट चीज और है के। के सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो के है क्या भाई? नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इन क्रैंक रोटेशन इन ईच साइकिल। नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। ध्यान रहे, अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन लेते हैं तो क्रैंक जब एक साइकिल में कितनी बार रोटेट करता है? 2 बार। एक साइकिल का मतलब है एक साइकिल में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कब कंप्लीट होती है? जब क्रैंक कितनी बार रोटेट कर जाए? 2 बार। क्लियर है? 720 डिग्री क्रैंक रोटेशन में एक साइकिल 4 स्ट्रोक की कंप्लीट होती है। क्लियर है? तो इसीलिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 फॉर 4 स्ट्रोक। जबकि 2 स्ट्रोक में क्या है? एक ही रोटेशन में क्या मिल जाता है? 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। इसीलिए k इज इक्वल टू 1, क्योंकि k क्या है? नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। इन क्रैंक रोटेशन में देखना है तो जब क्रैंक 2 बार रोटेट करता है तो 1 पावर स्ट्रोक मिलता है 4 स्ट्रोक में। इसीलिए k की वैल्यू 1/2। और 2 स्ट्रोक के केस में k इज इक्वल टू हम लेते हैं कितना? 1। बिकॉज यहां एक बार जब क्रैंक रोटेट होगा तो आपको क्या मिल जाएगी? 1 पावर स्ट्रोक। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि इंडिकेटेड पावर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है,
तो पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स पता होना चाहिए। क्यों भाई? ध्यान से देखें, पावर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हमें पता होना चाहिए वर्क डन, क्योंकि वर्क डन पर सेकेंड ही क्या होता है? पावर होता है। क्लियर है? तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? वर्क डन, क्योंकि वर्क डन पर सेकेंड ही आपको क्या देगा? पावर देगा। अब आपका मकसद हो गया क्या निकालना? वर्क डन। वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? दो चीजें चाहिए, पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको वर्क डन पर सेकेंड निकालना है तो सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना होगा, और वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इट इज नथिंग बट इट इज द एल, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। क्योंकि पावर स्ट्रोक के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का होता है वो कहां से कहां होता है? टीडीसी टू बीडीसी, और इसी को तो हम वन स्ट्रोक कहते हैं, और उसको हमने कितना माना है? एल। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर है आपको। क्या चाहिए अब? फोर्स। और फोर्स क्या होता है? फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया। एरिया किसका भाई? पिस्टन का। और प्रेशर कौन सा? जो पिस्टन के ऊपर लग रहा था, उसी के लिए हमने क्या मारा था? MEP, दैट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है? तो फिर से अगर एक बार देखिए, समराइज करें तो अगर आपको इंडिकेटेड पावर निकालना है, पावर के लिए आपको वर्क डन चाहिए। वर्क डन पर सेकेंड ही क्या होता है? पावर होता है। वर्क डन निकालने के लिए आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और फोर्स निकालने के लिए आपको प्रेशर इंटू एरिया चाहिए। यानी इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे? प्रेशर से। और प्रेशर कैसे जनरेट होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। क्लियर है? तो इंजन में इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले ही बात की थी कि इंडिकेटेड पावर क्या है? फ्यूल के कंबशन से, जो कंबशन चेंबर में कंबशन हो रहा है, उससे आपको जो पावर मिलता है उसी पावर को आप क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर। तो हम शुरुआत करेंगे कहां से? एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ चार्ज। कंबशन किसका होगा? चार्ज का। मान लिया कि ये क्या है? पेट्रोल इंजन। ठीक है? तो चार्ज का जब कंबशन होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, गैसेस जो डेवलप होंगी इंजन में वो क्या करेंगी? एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और उस प्रेशर को हमने कितना माना है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमने मान लिया कि एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ चार्ज डेवलप्ड प्रेशर, और ये कौन सा होगा? डेवलप एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू PMEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है? सबसे पहले प्रेशर, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? प्रेशर से हो रही, तो हमने प्रेशर देख लिया। अब अगर ये हमारा प्रेशर है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो इट इज P मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है? ध्यान रहे, यहां जो प्रेशर है वो किसमें है? बार में। ठीक ना? यदि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अप्लाई करेंगे तो वहां बार को आप पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, उसमें 10⁵ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? सो दिस इज प्रेशर इंटू एरिया। ये हमारा क्या बन गया? फोर्स। अब जब आपको फोर्स मालूम है तो आप ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक वर्क डन निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? पावर स्ट्रोक के लिए हो रहा है, क्योंकि पावर आपको मिलेगी कब? ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। तो ये जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक के दौरान कर रहे हैं। तो जब आपको फोर्स मिल गया तो आप नेक्स्ट क्या निकालेंगे? वर्क डन। और ये वर्क डन कब है? ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक। तो वर्क डन कितना होगा? PMEP इंटू एरिया। ध्यान दी, ये तो हो गया आपका फोर्स इंटू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट।
और ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक पिस्टन कहां से कहां डिस्प्लेस्ड हुआ, टीडीसी टू बीडीसी, सो इट इज एल। अब आपको क्या मिल चुका है, वर्क डन। पावर क्या होता है, इट इज वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वर्क डन पर, क्योंकि इसी को तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पावर लिखने वाले हैं। तो वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा भाई, ध्यान रहे, ये तो हो गया वर्क डन पी एम ई पी इंटू ए इंटू एल, ये तो हो गया वर्क डन। अब एक सेकेंड में कितना वर्क डन मिलेगा, तो ध्यान रहे, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इंजन हमारा 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, क्योंकि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, के से। के है नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। तो एक सेकेंड में कितने पावर स्ट्रोक, एक मान लिया हमने कि ये इंजन कौन सा है, फॉर 2 स्ट्रोक के इज इक्वल टू कितना लेंगे, 1। हमने मान लिया कि हमारा जो इंजन है वो क्या है, 2 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक होता तो के इज इक्वल टू 1/2 मान लेते। सो 2 स्ट्रोक के लिए हमने 1 मान लिया, के इज इक्वल टू, ठीक। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के, क्योंकि हमें पर सेकेंड निकालना है। तो एक सेकेंड में इतना हमारा वर्क डन था, ठीक ना। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के, और साथ में n बाई एक सेकेंड का निकालना है। n क्या है, रिवॉल्यूशन, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक ना। एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन क्रैंक हमारा घूम रहा है, बात समझ में आ रही है। n/60 का मतलब क्या हुआ भाई, एक सेकेंड में कितनी बार क्रैंक घूमा, ठीक ना। अब मान लीजिए 10 बार एक सेकेंड में घुमा था, तो उसमें पावर स्ट्रोक कितने होंगे, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो 10 होंगे, और यदि 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो के की वैल्यू 1/2, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर है। इसीलिए के हमने क्या मान लिया, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो के इंटू, अच्छा यहां के इज इक्वल टू 1 ना माने, सिर्फ माने क्या, फॉर 2 स्ट्रोक इंजन के लिए हम के, यहां ज्यादा बेहतर होगा सिर्फ के ही लिखना। ये बाद में डिसाइड करेंगे कि ये 2 स्ट्रोक है, या जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तब हम देखेंगे कि यदि 2 स्ट्रोक इंजन के लिए लिखा है तो के की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1, और अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो के की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1/2। फिलहाल एक सेकेंड में कितना पावर डेवलप हुआ, तो n/60, ये निकल के एक सेकेंड में कितने रोटेशन हुए, और उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के क्या है, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। तो इससे आपको मिल जाएगा कि एक सेकेंड में कितने पावर स्ट्रोक आपको मिले। क्लियर है। सो वर्क डन पर सेकेंड को फिर क्या लिखेंगे भाई, पावर, और ये क्या बन जाएगा, P L A N K अपॉन 60। ध्यान रहे, ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, वॉट में। क्लियर है। इसलिए पावर, और ये पावर कौन सा है, इंडिकेटेड पावर, बिकॉज ये हमें कंबशन ऑफ फ्यूल के कारण प्राप्त हो रहा है। P इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू P, यहां लिख देंगे MEP, MEP इंटू L इंटू A इंटू N इंटू K अपॉन 60। बिकॉज ये जो था एक सिलेंडर के लिए था, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यदि एक सिलेंडर से आपको इतना मिला तो n सिलेंडर से कितना मिलेगा, n इंटू 1 सिलेंडर, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको इंडिकेटेड पावर मिल गया। किसमें इंडिकेटेड पावर किसमें है, मल्टी सिलेंडर इंजन में। अगर यही वैल्यू अगर आप किलोवाट में लिखें तो ये कितना बन जाएगा, n, ये तो होगा किसमें, वाट में। यदि किलोवाट में लिखना है तो सिंपली नीचे क्या करेंगे, 1000 से यदि भाग दे देंगे तो ये वाट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो
वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो मेथड है जिससे हम इंडिकेटेड पावर को क्या करते हैं, फाइंड आउट